लगता 24 घंटे बाद शरीर बदला, उत्परिवर्तित होकर वही बना जो वे अब सामने ही देख रहे थे। शाओलू जोड़ते हैं कि उन्होंने CIA से कुछ जानकारी प्राप्त की थी और इस जीव की निगरानी ठंडी लहर और अन्य संबंधित घटनाओं से पहले ही की जा रही थी। और फुटेज उसी सुपरमार्केट की थी और वे दोनों पहले राक्षस थे जिन्हें अस्थायी रूप से हस्कस कहा गया था। ओस 1200 स्क्रीन पर लिन मो की एक छवि दिखाई देती है और वह कहती है कि वे उसे नंबर 0 कहकर बुला रहे थे। युवक हैरान है कि वहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि अभी एक सेकंड पहले परजीवी एक कीड़ा था, लेकिन अब वह एक महिला में बदल गया था जिसे वह वास्तव में काफी सुंदर मानता है। परजीवी लिन मो की ओर देखते हुए मुस्कुराता है, कहता है कि इंसान विपरीत लिंग को नग्न देखकर शर्माते हैं। फिर वह युवक की गोद में बैठ जाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद यह एक भ्रम है, क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा था जैसे समय थम गया हो। परजीवी ने कहा कि वह ऐसा सोच सकता है। लिन मो चौंक गया। उसने पूछा क्या वह सुन सकती है कि वह क्या सोच रहा है। फिर परजीवी बताता है, हाँ वह कर सकती है, क्योंकि अब वे जुड़े हैं। और लिन मो कहता है, यह बात अजीब थी। महिला कहती है कि वह उसे सिर्फ ज़ाओ शुगर की वजह से देख सकता था और लिन मो समझ जाता है कि यह एक भ्रम था। फिर पूछता है कि क्या परजीवी सक्रिय हो गया था। वो अपने बालों को हाथ में घुमाती है और कहती है कि सख्ती से कहें तो वो उसका खून था और वही हिस्सा था जिसने लिन मो को उसकी शक्तियाँ दी थी। युवक पूछता है कि वह उसके शरीर में परजीवी क्यों बन गई थी और महिला कहती है कि वह एक जिज्ञासु प्राणी था, क्योंकि वह इंसानों से अलग थी और इस आयाम की नहीं थी, जिससे लिन मो अविश्वास में उस बात को दोहराता है। परजीवी आगे कहता है कि उन्हें इस आयाम को समझने की क्षमता प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों के शरीर में परजीवी बनना पड़ता है। ओस 1200 युवक शिकायत करता है कि यह किसी सस्ते रोमांस उपन्यास जैसी बात लग रही है। परजीवी कहती है, उसकी जाति का न नाम है न परिभाषा। वे समय महसूस किए बिना आयामों में आते जाते हैं, पर दखल नहीं दे सकते। दीवारें तोड़ने को उन्हें बस मेजबान चाहिए। फिर भी वह मानती है, इंसानों के लिए यह समझना कठिन होगा। वे अपना नाम सुनना और सदियों में बने किले देखना चाहते थे, मगर दुनिया में दखल नहीं दे सकते थे। तो आखिर वे खुद अपनी मौजूदगी का सबूत कैसे दे पाते। लिन मो पूछता है कि क्या यह अस्तित्ववादी दर्शन था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वह काफी अकेली है। परजीवी अचानक हैरान हो जाता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। पूछता है क्या वह उसके लिए दुखी हो रहा था और क्या इंसान इसी को सहानुभूति कहते हैं। फिर तो मेजबान के रूप में इंसानों को चुनना सही फैसला लगता है। वह उसे गले लगाकर कहती है, तुम्हारा ये हाव भाव प्यारा है, पर बुरी खबर है। उनके मिलने के बाद से ही लिन मो अब हस्क का निशाना है। सफेद कवचधारी जीव अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, झुंड में भेड़िए बनकर। उनका सरदार कहता है, यहाँ खाने की गंध है, पर दुश्मन भी। वो टोली को इमारत पर चढ़ने का हुक्म देता है और वे सब एक साथ फिर धड़ाम से ढांचे में घुस पड़ते हैं। लिन मो पूछता है, परजीवी के हस्क कहने का क्या मतलब है। वह कहती है, उसे जल्दी पता चल जाएगा। फिर जोड़ती है, कुछ चाहिए तो उसे ढूंढ लेना। अब तरीका जानता है। परजीवी ताली बजाती है और समय फिर सामान्य चल पड़ता है। इसी बीच एक शीशी जमीन के पास गिरती है। उसके बगल में कटा सिर गिरता है। निर्जीव लोगों वाले गलियारे में एक लड़की सफेद बख्तरबंद जीव से भागती है। अचानक हमले से निवासी सीढ़ियां उतरते भागते हैं, लेकिन एक आदमी को 2 राक्षस घेर लेते हैं। दरवाजा पीटते हुए चिल्लाते हैं कि अपने आप बंद हो गया। अब से बुरे पल पर सफेद बख्तरबंद जीव अंततः दरवाजा तोड़कर पहुंचे और उसके शरीर को छलनी कर दिया। लियू दे लुआंग के लोग ऑफिसर जो की देखभाल कर रहे थे, पर जैसे ही जीव घुसे वे सब लड़ने को जुटे और चिल्लाए, ये आखिर है क्या। जो बस देखता रहता है जैसे दोनों आदमी उन राक्षसों द्वारा भाले से छेद दिए जाते हैं। सोचता है कि वे चीजें क्या थी, क्योंकि वे पहले वाले जीव जैसी देख रही थी। और राक्षसों पर कुछ लाल बिंदु देखता है। सोचता है क्या वे खून चूस रहे थे। हालांकि उन राक्षसों ने अभी तक उसे नहीं देखा था और उसे भागने का कोई तरीका ढूंढना था। बिना औजार की रस्सी तोड़ना मुश्किल होता और खंभे में कोई तेज किनारा नहीं था। वह जवानी की पुरानी चाल अपनाता है। दूसरे हाथ से अंगूठा कसकर पकड़ता है और नीचे दबाकर उसे उखाड़ देता है। फिर रस्सी से हाथ झट से छूट जाता है। जो कहता है, बचपन की चोटें काम आई। अब उसकी उंगलियां आसानी से खिसक जाती हैं और वह बेफिक्र बाहर निकल पाता। वह चुपचाप चलने की कोशिश करता है, क्योंकि राक्षसों ने उसे अभी तक नहीं देखा है। हालांकि उसे एहसास होता है कि इस स्थिति में वह खाली हाथ नहीं जा सकता। जो सोचता है कि उसे सिक्योरिटी बॉल ढूंढना है, और सौभाग्य से चोरों को यह पता नहीं चला था कि वह एक हथियारों की अलमारी थी। लेकिन तभी एक सफेद बख्तरबंद प्राणी उसके सामने आ जाता है, जो जोर से पूरी स्थिति को कोसता है। इसी दौरान जो कहता है, जैसा उसे शक था, पौधे उसके असर से तेजी से एकदम उगते हैं। लिन मो पूछती है, क्या वह सब कुछ फिर से उलट सकती है। डॉक्टर कहता है, वह कर तो सकता है, पर लड़का शक्ति देर तक नहीं चला सकता, नहीं तो कमजोर पड़ जाएगा। उसने जितना चाहिए था उसका ज्यादातर डेटा जुटा लिया। लिन मो चिल्लाया, जल्दी करो, मेरी मदद करो, इसे खोलो। तभी अचानक झटका लगा, कमरा कांपा। जो बोला, ये कैसी आवाज थी। दरवाजा जोर से खड़खड़ाया। डरकर लिन मो चौंक कर पूछता है, क्या ये राक्षस है। तभी कमरे में एक आकृति उभरती है। वह देखता है, वह सफेद कवच है। परजीवी उसके कान में फुसफुसाता है, यह खोल है। लिन मो मुड़कर फिर पूछता है,
तुम अब भी यहाँ क्यों हो? लेकिन उस प्राणी ने अपनी उंगली उसके मुंह पर रख दी, ये कहते हुए कि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो जाओ अपनी जान खो देगा। लिन वो अपनी शक्ति चालू कर आगे बढ़ता है, सोचता है कि आसपास की महिलाएं इतनी कठिन क्यों हैं। वह माफी मांगकर उसकी इजाजत लेते हुए तुम्हें बाहों में उठा लेता है, फिर अपनी ताकत से बहुत दूर तुरंत निकल भागता है। उस प्राणी ने दीवार पर हमला किया क्योंकि जियो अब उसके सामने नहीं था। लिन वो जमीन पर उतरता है, अभी भी लड़की को पकड़े हुए है, और पूछता है कि क्या वह ठीक है। हालांकि वह लड़की के शर्माए हुए चेहरे को देखता है। वह उसके सीने को छूती है और कहती है कि उसकी शक्ति को इस तरह अनुभव करना मजेदार था। लिन वो उससे संभाल कर उठाता है और दोनों राक्षस की ओर देखते हैं। जो पूछती है ये क्या है? दोस्त कहता है पता नहीं, पर यह बहुत खतरनाक है। वह डॉजू को पुकारता है और आगे बढ़कर कहता है इसे मैं संभालूंगा, ताकि सब सुन जाओ। उसे याद दिलाती है कि ताकत का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। लड़का मानता है और कहता है कुछ कहना है। अनाड़ी सही, पर नतीजों ने साबित किया उसने काफी मदद की। डॉक्टर जो को धन्यवाद देता है। वह इससे पूरी तरह हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह यह बात अब क्यों उठा रहा है। लिन वो युद्ध की तैयारी करता है और कहता है कि वे इन छोटी बातों को बाद में निपटा सकते हैं, क्योंकि वह सुनिश्चित करेगा कि उसे सही तरीके से धन्यवाद दे सके। कमरे में कई सफेद चमड़ी वाले जीव उसका सामना करने के लिए प्रकट होते हैं। लड़का चौंकता है, सोचता है क्या यह सामूहिक हमला है। एक से लड़ना आसान था, पर इतने लोगों से वह भी बहुत जल्दी दोबारा कमजोर पड़ सकता है। क्यों पूछता है क्या हुआ, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वह धन्यवाद कैसे करेगा। लिन कहती है थोड़ा और इंतजार करो। तभी राक्षस उस पर टूट पड़ते हैं, यह समझते हुए कि उसे सफेद बख्तरबंद जीवों का सीधे सामना करना पड़ेगा। वो उनके खिलाफ युद्ध मुद्रा में तैयार हो जाता है। जो टैबलेट उठाती है और कहती है कि ऐसा है तो उसे उसकी सीमाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्लाइकोजन 100% देखकर लिन एक जीव से बचता है। सोचता है अगर वह लगातार तेजी चलाए तो उन्हें खत्म करने से पहले ही उसकी ताकत टूट जाएगी। पर वह एक दैत्य को पकड़कर कहता है उसके पास तरकीब है, जरूरत पर ही शक्ति लगानी है, और वह उस प्राणी को उसकी डोली पर फेंक देता है। जीव फिर जुटकर हमला करते हैं। लिन सोचता है वे बिल्कुल जितने मोट लगते उतने नहीं, पर अब वह राक्षसों का शिकार नहीं रहा। लिन वो अपनी आंख का त्वरक चालू करता है और देखता है कि शक्ति सक्रिय होते ही उसके लिए समय धीमा पड़ता है, जिससे वह दैत्यों की चाल समझकर उनके वार पहले भांप लेता है। यूं वह वारों से बचता है, समझता है कि उसे शरीर की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत भी नहीं। यही नियम उसके हमलों पर भी है। वह जीवों की ओर फिर बढ़ता है, निहत्था होकर भी। अगर वह मुट्ठियों को पर्याप्त तेज कर दे तो सुपरसोनिक धमाका करा सकता है, जो कमरे की हर चीज को पल में पूरी तरह मिटा दे। लिंग वो बाकी बचे जानवरों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या अब वे डर गए हैं, क्योंकि वह तो अभी बस शुरू ही कर रहा है। जो डेटा का विश्लेषण करते हुए टिप्पणी करते हैं कि भले ही कैलोरी की खपत कम नहीं हुई है, लेकिन क्षमता उपयोग की दक्षता को अनुकूलित किया गया है, क्योंकि इस पूरे समय में उन्होंने अपनी ऊर्जा का 10% से भी कम उपयोग किया है। वह मुस्कुराते हुए इसे दिलचस्प पाती है। डिनमो को एक परीक्षण विषय कहती है और उसे बताती है कि वह अपनी पिछली चाल के साथ खुद को पूरी तरह से खोल सकता है। लीन शिकायत करता है कि जैसा उसने संदेह किया था, वो उसकी शरीर की स्थिति पर नजर रख रही थी। जानवर लड़के पर टूट पड़ते हैं। वह वाल तैयार करता है और तभी शक्ति विस्फोट छोड़ चिल्लाता है। डॉक्टर धोखेबाज है। हमले के बाद लीन वो गहरी सांस लेता है। उसकी गर्दन की नसें पहले ही नीली पड़ चुकी हैं और उसका हाथ अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन उसकी ग्लूकोज की खपत अभी भी 83% पर है। डॉक्टर पास आकर कहता है कि उसने अपनी ताकत पर पकड़ बना ली और लड़का मुड़कर उस औरत को देखता है। वह कहती रहती है कि उसे एक सवाल है, क्योंकि उसे लगता है वह इन बातों का जानकार है। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए वो अपने टेस्ट सब्जेक्ट को हुक्म देती है कि जो कुछ जानता है तब बता दे। बॉयलर रूम में सफेद कवचधारी प्राणी की लाश खून में पसरी है, जो उस राक्षस के नीचे बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। चारों ओर देखकर वह पूछता है कि क्या हो रहा है और फर्श पर खून देखता है। वह राक्षस के पेट से चाकू निकालता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। वह राक्षस को एक तरफ हटा देता है। उसे प्राणी से हुई लड़ाई याद है। लीवर न होता तो वह उस दिन पूरी तरह ही खत्म हो जाता। वह कमरे से निकलते हुए सोचता है, अगर राक्षस फिर आ गए और इस बार किस्मत साथ न दे तो क्या होगा। उसकी जेब में रखे फोन से एक कंपन आती है, जिससे आदमी सोचने लगता है कि क्या नेटवर्क अभी भी डाउन है, लेकिन कॉल एक अनजान नंबर से थी। क्यों फोन अपनी जेब में डालता है और कॉल करने वाला उसे गुड मॉर्निंग क्योश कास्टेलो कहकर अभिवादन करता है। फिर पूछता है कि क्या उसे मिस्टर कर्व ब्लेड कहकर बुलाना चाहिए। लिन मोजू को जो जानता है बताता है, पर मन में ठानता है कि वह नहीं कहेगा कि वह एक बार मर चुका और समय यात्रा कर चुका। डॉक्टर कपड़े बदलती है, कहती है उसे यही उम्मीद थी, पर अगर वह बोल चुका तो अब जिपर लगाने में मदद करे। युवक ने जिप बंद कर दी, जबकि वह समझा रही थी कि यह उसके पिछले काम की एक प्रोटोटाइप पर्यावरण सुरक्षा सूट थी। और लिंग क्वीन ने अचानक कपड़े बदलने पर सवाल किया। क्यों ने उसे छत की ओर देखने को कहा। सफेद चमड़ी वाले जीव वेंट्स में घुसे तो वेंटिलेशन बिगड़ सकता है। वह पूछता है, क्या लिंग ने तापमान गिरते नहीं देखा। बाहर शोर होता है। दरवाजे पर जाते हैं और डोरोथी की बेटी को पाते हैं, जो कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है, और लिंग कहती है कि वो उसकी पड़ोसी है।
छोटी लड़की दौड़ती है और जवान आदमी उसके पीछे भागता है, जबकि डॉक्टर कहती है कि उसे बच्चे पसंद नहीं हैं। लिन ने हैरान हो जाता है जब वह गलियारे की ओर देखता है, क्योंकि रास्ता खून से सना हुआ है और एक छोटी लड़की इशारा कर रही है जो फर्श पर कई लाशें देखती है और कहती है कि वे इमारत के निवासी हैं। वहीं लिन सोचता है कि उन सभी को गोली के घाव क्यों हैं। तो बच्चे के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ आसपास रहना खतरनाक है, लेकिन लड़की जमीन पर पड़े बूढ़े जो की ओर इशारा करती है। लिन सोचता है कि उसने पहले ही अपनी जान गंवा दी थी और अपनी पिछली जिंदगी में जो नहीं पहल करके खाना बांटा था, लेकिन वह भी एक सफेद बख्तरबंद प्राणी से हार गया। वह लाश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अंत में अच्छे लोगों को खुशी नहीं मिलती। अचानक जो लिन का हाथ पकड़ लेता है। लिन घबराकर जोर से चीखता। बूढ़ा बताता है कि वह अभी मरा नहीं, पर लिन का एक एहसान बाकी है। छोटी लड़की झाओ का हाथ पकड़कर पूछती है, क्या आप डॉक्टर हैं? क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। डॉक्टर लाल क्रॉस पहनते हैं। उसके हाथ की पीठ पर भी लाल निशान देखकर वो फिर बोली, क्या आप अंकल जो की मदद अभी करेंगी? झाओ बच्चे को चुपचाप देखती है, फिर पास आकर कहती है कि वह आज बात करेगी और कोई फीस नहीं लेगी। वह जो के पास घुटनों के बल बैठकर पूछती है, क्या हुआ जो वह इतनी बुरी हालत में है? अब बताओ। लेकिन जो कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, क्योंकि बॉयलर रूम से निकलने के बाद उसकी योजना सिक्योरिटी रूम तक पहुंचने की थी, लेकिन पहली मंजिल पर राक्षसों की भरमार थी। पॉज 1200। वह आखिरकार इमरजेंसी सीढ़ियां चढ़ गया और रास्ते में कई सर्वाइवर मिले, और क्योंकि राक्षस आ रहे थे उसका एकमात्र विकल्प था ऊपर चढ़ते जाना। लेकिन तभी कुछ हुआ। वो डिलॉन बंदूक लेकर आया और सीढ़ियां चढ़ते बचे लोगों के सिर में गोली मारता गया। शब उसने सफेद बख्तरबंद जीवों के खाने को छोड़ दिए। जो ने पूछा, वह क्यों कर रहा है? तेलुंग ने कहा, वह बस ही अपने लिए समय पाने को कमजोरों का इस्तेमाल कर रहा था। चलते चलते उसने दूसरे बचे लोगों पर गोली चलाई और लड़की पर निशाना साधकर बोला कि ताकतवर सदा कमजोर से ऊपर हैं, क्योंकि यह ईश्वर का बनाया नियम है। उसने फिर गोली चलाई, सामने आए जो को लगी। फिर तेलोंग ऊपर बढ़ता रहा और जहो वहीं खून पाता रहा जब तक अंततः बेहोश ना हो गया। जहो कहता है, किस्मत से गोली अहम जगह नहीं लगी, पर उसने बहुत खून बहाया और सुरक्षित ठिकाने तुरंत पहुंचना पड़ा। लिन वो गुस्से में लो डेलोंग का नाम दोहराता है, आगे बढ़ता है। तभी जो पूछता है कि वह क्या करने वाला है। युवा आदमी अपनी क्षमताएं सक्रिय करते हुए पीछे मुड़कर देखता है। डेलोंग रास्ते में उन लोगों पर भी गोली चलाता है जो चिल्लाकर कहते हैं, रुको, हम इंसान हैं। वो उनकी बात काटकर कहता है, तुम बस कमजोर मांस हो। हर तरफ लाशें बिखरी हो तो बेहतर, उसके लिए इतनी देह राक्षसों को धीमा कर देंगी। जगह भले पुराना गोदाम है, फिर भी इमारत में यही सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए। वो दरवाजा खोलता है अंदर सामान की उम्मीद में, पर गलियारे से आती काली मौजूदगी उसे दिखती है। लिन वो अपना हुड नीचे करता है, कहते हुए कि वह एक बार फिर उस आदमी का सामना कर रहा है और गुस्से के साथ यूट को पुकार रहा है। गैंगस्टर उस युवक पर गोली चलाता है, पूछता है क्या उसे तो नर्क में होना नहीं चाहिए था। लेकिन लिन सभी गोलियों को चकमा देते हुए डेलोंग की ओर दौड़ते हैं। एक किक मारते हैं जिससे उसकी टांग कट जाती है, फिर पंजे जैसी आकृति में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बंदूक पकड़े हुए हाथ को काट देते हैं और अपने हाथ से डेलोंग का सिर पकड़ लेते हैं। आदमी पूछता है वह ऐसा क्यों कर रहा है, और लिन बालकनी की तरफ बढ़ता है। उसने अभी उसे कुछ किया भी नहीं था, इसलिए लिन वो सोचता है वह कैसे कहे कुछ नहीं किया। फिर उसे याद आता है पिछली जिंदगी की घटनाएं अब तक हुई नहीं। लौटकर उसने कभी भी बदला नहीं चाहा, वह सिर्फ अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ही बनाना चाहता था। हालांकि अब स्थिति को देखते हुए वह मूर्खता थी, क्योंकि निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और यह सब देखकर वह गुस्से से भर उठा। यह स्पष्ट था कि उसकी नाराजगी सिर्फ डेलोंग के प्रति नहीं थी, क्योंकि वह खुद पर भी गुस्सा था कि वह कितना मूर्ख था। अपनी शक्ति से डेलोंग के शरीर को जला दिया और उसे सफेद चमड़ी वाले जीवों की ओर फेंक दिया, साथ ही यह घोषणा करते हुए कि अब अगर उसे फिर से ऐसा करना पड़े तो वह अपने दुश्मन के साथ यही 100 बार करेगा, क्योंकि यही जमे हुए संसार का नियम था। जो छोटी लड़की आग के पास खुद को गरमा रहे थे, जाओ बोला, बिल्डिंग मैनेजर इसे स्टोर रूम बनाकर रखता था, इसलिए ये उनके लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ सामान अभी भी बचा है। लिन वो कोने में क्रेट के पास बैठा पूछता रहा कि बदला तो ले लिया, पर उसे लगा यह अब भी कम है। डॉक्टर ने उसका सिर थपथपाकर उसे टोका, पूछा कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि वह पहले से ही संदेह कर रही थी कि उसे उस कमीने से दिक्कत है, और यह सामान्य था कि जब लोगों के पास बड़ी शक्ति होती है तो वे जुनूनी हो जाते हैं। लेकिन लिन के मामले में यह अलग था। डेलोंग को हटाने पर उसे धन्यवाद देकर लिन पूछती है क्या उस गैंगस्टर से उसे भी दिक्कत थी। महिला अपने अतीत के पल याद करती है और लोगों पर बंदूक ताने रहता था। युवक उठकर कहता है, डॉक्टर चाहे तो जवाब न दे, वे फिलहाल यहीं रहेंगे। उनका मानना है यहाँ अस्थायी तौर पर रहना होगा। जगह गोदाम बनी थी, इसलिए हीटर नहीं चला, पर हालत देखकर लगता है सब कुछ अब भी जस का तस सुरक्षित है। लेकिन बूढ़े जो घायल थे और मैगी सिर्फ एक बच्ची थी, इसलिए वे हमेशा के लिए बैरल में जलती आग पर निर्भर नहीं रह सकते थे। बाहर खतरनाक सफेद चमड़ी वाले जीव थे, इसलिए उन्हें कमरे की सुरक्षा मजबूत करनी थी और वे उपलब्ध सामान से ये कर सकते थे। मगर असली गर्मी चाहिए तो उन्हें पावर रूम जाना था। जो कहता है कि ये इमारत राक्षसों से भरी है और डरता है कि अगर वे कुछ न करें तो अनर्थ होगा। बातों के बीच मैगी को अचानक छींक आती है। लिन चेतावनी देती है, यूं चुपचाप जमी रही तो उससे हाइपोथर्मिया हो सकता है। जो बताता है
अंदर जाने का एक रास्ता है, कचरे की सुरंग, सीढ़ियां टूटी हैं। वो अचानक बाहर गिरता है, मुंह के बल जमीन पर, और बड़बड़ाता है कि जगहों में यही कचरा सुरंग मिली। फिर वो आगे देखकर चौंकता भी है। उसे कोर जैसा एक जीव दिखता है। वह सोचता है कहीं सफेद चमड़ी प्राणी निवासियों में घुलकर घोंसला तो नहीं बना चुके। वो मुड़ता है, अजीब आवाज सुनकर मानता है कि शायद कोई सफेद बख्तरबंद जीव है। तभी जो अचानक उलटकर उसके ऊपर आ गिरता जमीन पर। लिन टिप्पणी करता है कि डॉक्टर उसे उठने से रोक रहा है। डॉक्टर जवाब देता है कि वह हिल सकती है अगर वो अपना हाथ उस पर से हटा ले। अचानक एक आवाज सुनाई देती है और वह लिन को चुप रहने का इशारा करती है। फिर वह प्राणी बगल में देखता है और बिना उन्हें देखे वहां से गुजर जाता है। जाहाओ पूछता है कि वह चीज क्या थी और लेन जानना चाहता है कि वह वहां आई ही क्यों। वह समझाती है कि पावर रूम चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और चूंकि लिन का शरीर कमजोर हालत में है वह वहां बेहोश हो सकता है। तभी वह राक्षस अचानक उस दीवार की ओर दौड़ पड़ता है जहाँ वे छिपे हुए हैं। युवक सोचता है कि यह किस तरह का राक्षस है, क्योंकि यह बाकी सफेद बख्तरबंद जीवों से अलग है और वह अभी इसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। वह मारा भी जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार सफेद बख्तरबंद जीव इंसानों को नहीं खाते, वे केवल उनका खून निकालकर जमा करते हैं। वह सोचता है खून कहाँ जा रहा है। मैगी खिड़की से झांकती, जो उसे पूछती है क्या हो रहा है, और भयावह नजारा बूढ़े को चौंका देता है। सफेद बख्तरबंद जीव इमारत में फैल रहे हैं और एक औरत पेट लिए जमीन पर पड़ी है। कॉर्बिन कहता है वह मरी सी लगती है। डोरोथी कहती है वह अब उन पर हमला नहीं करेगी। इमारत से रोशनी उठती है और एक आदमी मॉस कोड से पहचाना जाता है। डोरोथी मॉस के बारे में पूछती है। कॉर्बिन बताता है यह संकेत भाषा है, पैटर्न से अक्षर और नंबरों में संदेश जाता है। खिड़की पर जो रोशनी टिमटिमा कर संकेत देता है, समझो वहां मत जाना। यह कोड अलग अलग तार से बनता है, इसलिए वे चुपचाप संवाद करते हैं। कोर्टनी कोड देखकर चौंकती है और डोरोथी पूछती है वे क्या कहना चाहते हैं। युवक कम समझता है, पर महिला से कहता है कि वे उनसे वहां जाने को कह रहे हैं। दोनों इमारत की तरफ बढ़ते हैं। डोरोथी हिचकती है। कॉर्बिन कहता है उसकी बेटी वहीं होगी, पर जो उन्हें उस राह नहीं जाने देता। फिर भी वे बढ़ते हैं। हौसले में लीन मानती है वही मार्ग लेना होगा, मगर सफेद कवचधारी जीव प्रवेश रोक रहा है। उसके पास राक्षस से लड़ने के सिवा विकल्प नहीं। छत से चरचराहट आती है और प्राणी उधर देखता है। इसी बीच लेन और जू आगे बढ़ते हैं, इसे सही ध्यान भटकाव मानकर। डॉक्टर कहते हैं फर्श की नसें शायद उन मृतकों से जुड़ी हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। लिन मानता है, कहता है कि इंसानों से घोंसला बनाना अजीब है। तभी अचानक कुछ सामने उभर आता है। उसके पीछे कंकाली ढांचे वाला सफेद कवचधारी जीव है। वह लिच जैसा मानवाकार बन जाता है। उस प्राणी ने अपना हाथ अपने ही पेट में डालकर आंतें निकाली और उनसे एक तलवार बनाई। फिर उस हथियार को नीचे की ओर झटका। लिन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस राक्षस को गाली देता है, पर लिन को एक तरफ धकेलता है और अपने कदम तेज कर देता है। प्राणी दोनों पर वार को दौड़ता है। तभी युवक जोह तक बढ़ता है। दोस्त को बचाने को उसकी पीठ कट जाती है और खुद ढाल बनता है। वह पीछे हटता है, महिला को थामे हुए कहता है कि वह राक्षस उससे कहीं ज्यादा तेज है, क्योंकि वह सफेद बख्तरबंद प्राणी बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लिन हाथ अपने कंधे पर रख उस सफेद बख्तरबंद प्राणी की ताकत सोचता है। तभी राक्षस गरजता है और उसकी नजर पूरी तरह जू पर टिक जाती है। लिन वो सोचता है कि उसका निशाना डॉक्टर क्यों है, उस पर क्यों नहीं, लेकिन वह प्राणी अपनी तलवार के साथ आगे झपटता है। युवक किसी तरह जू को एक तरफ धकेल देता है, लेकिन खुद स्रोत से कट जाता है। वह राक्षस बहुत तेज है, जिससे लिन के लिए टिके रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर ये प्राणी इसी तरह हमला करता रहा तो वह और डॉक्टर दोनों यहीं अपनी जान गंवा सकते हैं। वह सोचता है कि क्या वह फिर से मरने वाला है। तभी परजीवी प्रकट होता है, भाग जाने की बात करता है। पूछता है कि क्या ऐसे हालात में उसके जैसे लोग यही नहीं करते, क्योंकि जैसा कि वह जानता है इस जमी हुई दुनिया में कोई दया नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई बराबर है। तो अगर वह डॉक्टर को छोड़ देता है तो शायद वह अब भी बच सकता है। लिन कहता है कि वह भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वह अभी ऐसा करता है तो उसमें और लूडी में कोई फर्क नहीं रहेगा। और वह कहता है कि उसे जिंदा रहने के लिए अपनी मानवता को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी बात से परजीवी को चौंका कर लिन कहता है अगर तुम मेरा हिस्सा हो तो समझो, जब निर्दोष लोग जान गंवाते हैं उसका सीना दुखता है, उसे भी सांस घुटती लगती है। वह दर्द उसकी इंसानियत का कष्ट है, जैसे टूटे पूर्वजों के जीवाश्म दिखाते हैं कि उन्होंने साथियों को नहीं छोड़ा। इसलिए लिन के दिमाग में अब एक ही बात रह गई है, उसके पास यह शक्ति है, इसलिए वह इसे अपने फायदे में लगाएगा। शरीर पर नसें उभरेंगी और सिंग भी निकलेंगे। उसके हार का चिन्ह नसों में घुलने लगता है। तभी सफेद कवच वाला जीव तलवार लिए तुम्हारी ओर दौड़ता है। डॉक्टर घबराकर पसीना बहाने लगती है, पर वह रुक जाता है। नीला सफेद कवचधारी जीव उसके सामने आकर ढाल बन खड़ा है और जू फिर पूछती है ये क्या है। लिन वही राक्षस है और कहता है इस शक्ति से वह लोगों की रक्षा करेगा। उसे लगता है उसका रूप उस सफेद कवचधारी प्राणी जैसा है, पर वह मुट्ठी बीचता है। वह वैसा नहीं मानता। युवक अपनी हथेली में ऊर्जा छोड़ता है और उसका राक्षसी शरीर नीली आभा से चमक उठता है। परजीवी कहता है यह रोचक है, लगता है उसने उसे चुनकर सही किया। अब यह युवक शक्ति का असल स्वाद पाएगा।
लिन मुक्का मारने को झपटता है, वार पड़ता है, पर मानव राक्षस उसे रोक लेता है। लिन फिर बढ़ता है और क्षैतिज लात लगाने की कोशिश करता है, इस बार जोर से। राक्षस के बचने के साथ लिन अब तेज हो गया है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे राक्षस बचता जा रहा है, जो हैरान है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी त्वचा पर एक नई परत बना ली है, जैसे वह हवा से ऊर्जा को सोखकर उसे शक्ति में बदल रहा हो। लेकिन जिस जगह वे हैं, उसे देखते हुए वह सोचती है कि क्या यह एक असीमित ऊर्जा स्रोत है, और इस शक्ति का सार क्या है। लिन सोचता है कि अभी वह सफेद बख्तरबंद प्राणियों से अपनी समानता भूल जाएगा, क्योंकि राक्षस उस पर झपटता है। इस शक्ति पर भी लिन के लिए बचते हुए प्राणी से लड़ना कठिन है। मॉन्स्टर के हमले को बाल बाल बचाते हुए प्राणी पर हल्का सा मुक्का जड़ना, वे टकराते हैं और लिन सोचता है कि वह समय को तेज कर सकता है। उल्टा करने की सोचकर प्राणी तिरछा वार करता है और लिन से दूर भागकर सीधे ज़हू की ओर दौड़ता है, बिना हिचकिचाहट। लिन अपनी ताकत मुट्ठी में समेटकर प्राणी के घोंसले पर पूरे जोर से घूंसा मारता है। महिला पर झपटने वाला राक्षस वक्त पर रुक जाता है, उसे छूने से बस 1 सेंटीमीटर दूर। लिन समझता है कि काम हो गया और भागने को तैयार रहता है और बोलता है, अब खत्म, एक ही बार में दानव गिराऊंगा। तब पीठ पर कई तेज कट लगाकर इस हमले को शैडो फिस्ट कहता है। फिर समय सामान्य होता है और अचानक बड़ा जोरदार विस्फोट होता है। ज़हाओ फॉल उस प्राणी के खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जबकि लिन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। यही था। वहीं लिन अपनी शक्ति सक्रिय करता है और पूछता है कि क्या वे एक ब्लड नेस्ट में बदल गए हैं। लेकिन मैगी अपनी माँ को पुकारती है। डोरोथी बेटी के पूछने पर जवाब देती है, तुम यहाँ क्यों हो? उधर कॉर्बेन शिकायत करता है, ये हीटिंग डक्ट है, बहुत ज्यादा गर्म है। मैगी कहती है कि सफेद बख्तरबंद जीव उनके घर घुसा। सुनहरे बालों वाले चाचा ने कई चाचा चाची को गोली मारी, जो अंकल ने उसे बचाया और वे घायल हुए। फिर काले बालों वाले चाचा ने उन्हें बचाया। कॉर्बेन लिन मो को बदबूदार बच्चा कहता है। लिन मो चौंकता है कि कोई उसे जानता है। सुनहरा आदमी आता है, बोलता है, तुमने मुझे याद किया। लिन पीछे हटते हुए उसे पहचानने की कोशिश करता है और कॉर्बेन उसे गले लगाकर कहता है कि वह एबरडीन से पैदल चला और पूरा महाद्वीप पार कर यहाँ तक आया। युवक फौरन शक्ति चालू कर गर्दे के चेहरे पर घुंसा मारता है, पूछता है, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह सोचता है कॉर्बेन इतना जाना पहचाना क्यों लगता, और गोरा पूछता है, तुमने ऐसा भला कैसे किया? आखिर उसके पिता ने भी उसे कभी नहीं मारा। लिन सोचता है कि क्या यह व्यक्ति भी डॉक्टर की तरह इसी टाइमलाइन से है और उसे जानता है, लेकिन उसका एबरडीन में कभी कोई दोस्त नहीं था। कॉर्बेन लिन की बाह को पकड़कर कहता है कि वह एक नया बैंड बनाने जा रहा है और मो स्लैश राइट हैंड होगा, जबकि वह हेनरिक का लेफ्ट हैंड होगा। मैगी जब पूछती है कि क्या वे दोनों दोस्त हैं, तो लिन चौंक जाता है। वह आखिर बस जानना चाहता है कि यह गोरा आदमी कौन है। वह कहता है कि इस समय रेखा के पुराने से फर्क शायद बटरफ्लाई इफेक्ट से भी हैं। आखिर भविष्य बदल गया, पर कॉर्बेन को वजह नहीं मिली। उसने कहा, अब जवाब बस सीधे परजीवी से ही पूछो। वह अपने मन की दुनिया में जाता है और कहता है, उसके पास उससे कुछ सवाल है। जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है वह खुद ही अक्सर सामने आती थी, पर उसे ढूंढने पर फिर भी चुप रहती है। वो बड़बड़ाता है कि यह परजीवी स्वार्थी है। जाओ उन्हें टोकते हुए कहता है कि यह अतीत को याद करने का समय नहीं है। लेकिन लिन पलटकर कहता है कि वह तो उसे जानता भी नहीं है, और कॉर्बेन शिकायत करता है कि वह इतनी दूर सिर्फ उसकी कीमत पर मजे करने के लिए आया है। हालांकि डॉक्टर वर्तमान स्थिति के बारे में पूछते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने हीटिंग की समस्या हल कर ली है, अब एक और कहीं अधिक गंभीर समस्या है, क्योंकि वे सफेद बख्तरबंद जीव उस माँ की संतान लगते हैं और ये घोंसले उसके पास खून भेज रहे हैं। अगर वे इसे नजरअंदाज करते रहे तो जल्द ही यह इमारत भी समाहित हो जाएगी। जैसे ही रक्त घोंसले नियंत्रण में आ जाते हैं, लीन अपनी बात पूरी करते हुए कहती हैं कि उन्हें आंतों की तलवार वाले सफेद बख्तरबंद जीव का सामना करना पड़ेगा, और कहती है कि अगर ऐसा है तो उसकी शक्ति से वह इसका सामना कर सकता है। लेकिन ज़हू उसे बताता है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि संकेतक लाइट लगातार नीली रहती है और हैश्य का उपयोग करने के बाद यह और भी तेज चमकने लगती है। लीन सोचता है कि क्या हैश्य वही अंधा काला रूप है, और क्या वह भी बहुत अधिक ऊष्मा का उपभोग करता है। ज़हाओ पुष्टि करता है कि इस अवस्था को सक्रिय करने में बहुत अधिक ऊष्मा खर्च होती है और अभी पर्याप्त ऊष्मा नहीं है, लेकिन वह ही एकमात्र है जो सफेद बख्तरबंद जीवों से लड़ सकता है, और स्थिति गंभीर है। मो ने सोचा, जिंदा रहकर रक्षा जारी रखने को उसे गर्मी चाहिए। फिर उसने कहा, उसके दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या वहाँ अतिरिक्त तख्ते हैं? जो ने कहा, वाकई हैं, पर पूछा। लिन जो के हाथ से तलवार लेता है और उससे अनुरोध करता है कि वह पवित्र स्वॉर्ड ऑफ फिजिक्स उधार दे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर रख के घोंसले हो या म्यूटेंट सफेद बख्तरबंद वाले का खतरा। समस्या का मूल या मुख्य संघर्ष बस एक ही था। वह अपनी शक्ति से आगे बढ़कर सामान जुटाता है, क्योंकि भूख ही उन कमजोरों का सबसे बड़ा मसाला थी जो काम नहीं कर पाते, और खाना उन्हें ताकत देता है। ज़हाओ कहता है, यह हाइड्रोपोनिक सिस्टम था। लीन की सोच सचमुच अनोखी थी। अंजू पूछती है, क्या वह वहाँ खेती करेगा? पर युवक कहता है, बस असल में बात ईमानदार मजदूरों की कदर और जन्मजात हुनर की है। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, भोजन संकट सुलझाना पहली प्राथमिकता रहा।
इससे दिखा कि वे भली भांति जानते थे भूखे लोग क्या कर सकते हैं। जाओ लिन के चेहरे पर धुआं उड़ाता है और पूछता है कि अगला कदम क्या है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपने आप खाना नहीं उगाएगा। तभी वह युवक अपनी मुट्ठियां बींचता है, शुरू करने के लिए तैयार। इमारत में चलते हुए वह देखता है कि जैसा सोचा था, लाशें गायब है और खून का कोई निशान नहीं। इससे लगता है कोई शव समेट रहा है, शायद वही पहले वाला बड़ा आदमी जो कहीं छिपकर अब भी यहाँ लगातार आसपास घूमता है। मतलब उसके पास समय कम था। रक्त घोंसले जल्द उस मंजिल तक पहुंचते, इसलिए उसे अभी फौरन कदम लिन काले रूप से स्रोत को पूरी तरह मिटाना चाहता था, पर पहले उसे गर्मी और खाने का जुगाड़ करना था। तभी कॉर्बिन बीच में बोला। यूनिये को पगला कहकर ताना मारा और पूछा वह अकेले कहाँ चुपके जा रहा था। लिन ने सवाल किया कि वह उसका पीछा कैसे कर रहा था, लेकिन सुनहरे बालों वाला जवाब देता है कि सब समझते हैं। और लिन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसा बुरा दोस्त होना शर्मनाक है, और वह दोस्त को समझ गया। बड़ी कंपनी में नौकरी के बाद उसके जैसे भिखारी की कदर नहीं थी, और लिन जानना चाहता था कि इसका उस आदमी से क्या संबंध है। कॉर्बिन कहता है अब हम अकेले हैं तो मैं खुलकर बोलूं, पर युवक उसे बस चिढ़ाने वाला ही झंझट मानता है। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि उसका भाई क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन लिन बस इतना जवाब देता है कि वे फंस गए थे। पुल के नीचे ब्लड नेस्ट रूम में उस बड़े आदमी के आमने सामने खड़े होकर कॉर्बिन ने जेरी को बुलाया, क्योंकि वे दोनों काफी हद तक एक जैसे थे। दोनों को निकाला जा चुका था और अब से वे सिर्फ पुल के नीचे ही छुप सकते थे और चूहा एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर वह नहीं चाहता तो उसे जाने की जरूरत नहीं थी। बारिश थी और लिन का उसे फोन करना ठीक लगा। वह बोला उसे पता था दोस्त कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब भी उसे कहीं से निकाला जाता वो उसी जगह छिपता था और पूछता था उसके पिता ने उसे कितनी बार मारा। कॉर्बिन पूछता है क्या तुम सिर्फ मुझे भड़काने आए हो। लिन पूछता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, फिर भी भाग भी रहे हो तो पुराने पुल के नीचे नहीं छिप सकते, और अगर भागना है तो स्टाइल से भागो। कॉर्बिन पूछता है ये किसे डायलॉग कहाँ से सीखे, पर लिन हाथ बढ़ाकर कॉर्बिन को बुलाता है, क्योंकि उनका प्लान यही भागना हो तो स्टाइल के लिए अच्छे दोस्त संगी चाहिए बस। कॉर्बिन कहता है कि वह सिर्फ इसलिए साथ जाएगा ताकि लिन इन चीजों से भागना बंद कर दे, और लिन ने उसे उसी समय धन्यवाद दिया। युवा लड़का सुनहरे बालों वाले की गर्दन पकड़ता है, पूछता है क्या सोच रहे थे, चिल्लाता है दोस्त को थामे यहाँ से भागो। कॉर्बिन कहता है यह भागना स्टाइलिश नहीं था, दूर से। लिन ने कहा कि घोंसले शायद चौथी मंजिल तक फैल गए हैं और उन्हें बीज लेने के लिए वापस जाना होगा। कॉर्बिन झुंझाकर कहता है कि उन्हें स्टाइल से भागना चाहिए। दोस्त पूछता है ऐसी हालत में ये क्यों बोल रहा है। सुनहरे बालों वाला कहता है क्या ये तुमने नहीं कहा था। लिन जवाब देता है मैंने कभी भी नहीं कहा। दोनों झगड़ते हैं। कॉर्बिन को शक है कि लिन बहाना कर रहा है। युवक इनकार करता है। तभी जोरदार टक्कर से दीवार टूटती है, बहस रुक जाती है। प्राणी का हाथ दीवार चीरकर भीतर घुसाता है। लिन निकलता है, सोचता है देर हो चुकी। कॉर्बिन दीवार तोड़कर घुसे प्राणी को देखकर हैरान रह जाता है। लिन का सिर जो कुचलने वाला था पकड़े राक्षस पर सुनहरा लड़का बोतल से अपना मोलोटोव बनाता है। ध्यान खींचकर तुरंत भी उसे फेंक देता है। फिर वह चिल्लाता है मेरे भाई को छोड़। आग से बचने को दानव हाथ आगे करता है और लिन को दूर उछाल देता है। आग बुझाने की कोशिश करते हुए वह युवक रक्त घोंसले से टकरा जाता है। उसे महसूस होता है कि नसें उससे चिपक रही थी, क्योंकि वह रक्त घोंसले द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। भागने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर नसें उभर आईं और यहाँ तक कि उसका हाथ भी निकला जा रहा था। जब लिन हालात को कोसता है, सोचता है कि सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, वह अपने छोटे हाथ से अपनी आंखें खोलता है। लिन हैरान है कि क्या हो रहा है। वह जानना चाहता है कि वह कहाँ है, लेकिन जब वह जड़ों को देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। हंसी सफेद पत्थरबंद मानवाकृति देख लिन पूछता है क्या ये अब भी जिंदा है। तभी प्राणी अचानक आंखें खोलकर युवक की ओर सीधे देखता और उसे तुरंत बुरी तरह चौंका देता है। परिवेश बदलता है और लिन अपना पैर जमीन पर रखता है। ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है और वह अब कहाँ है। उसकी दृष्टि में उसका बचपन का स्वरूप कॉर्बिन का हाथ पकड़े हुए दिखाई देता है। वह कहता है वह एबरडीन की जिज्ञासु सुनहरी थी और पूछता है वह किससे बात कर रहा था। फिर जानता है कि वह खुद था। लिन सोचती है क्या वे सच में दोस्त थे और क्या ये उसकी याद है, पर उसका बचपन चिल्लाता है नहीं, वह सुनहरी बग कोट था, कोपेनहेगन का दोस्त, लिन का नहीं। उसे चोर कहता। लिन आंखें खुलता, नसें लगभग पूरी तरह उसे घिरती। कोट उसका हाथ खींचकर बोला ऐसे मरना कितना दयनीय, और मुंह को नसों से खींचकर बाहर निकालता है और पूछता है ठीक तो हो। युवक सोचता है मैं तो लगभग खून घोंसले का निवाला बन गया था, अभी क्या हुआ। फिर तुरंत मन झटकता है, अभी सोचने का वक्त नहीं, खतरा अभी भी पास है, आगे बढ़ना होगा। उन्हें समझ नहीं आया आग से न डरने वाले उस दैत्य का क्या करे। कोट दूसरा मोलोटो उठाकर बोला वो बड़ा सख्त है, इससे भी एक ड्रिंक दे देता हूँ। लिन ने बीच में टोका जल्दबाजी मत करो, पहले जरा सोचो फिर कदम उठाओ। सफेद बख्तरधारियों की चर्बी तेज ताप में जल्दी जलती, पर राक्षस गर्मी सोखता और उसकी पुनर्जीवन क्षमता बहुत ऊंची थी। और कर्ट समझता है कि लिन ने सब कुछ शांत होकर परखा, जो दुर्लभ है। वो मोलोटोव इस नियत से फेंकती है कि उसे इतना जलाए कि वो फिर न उग सके। और लिन पूछता है कि क्या उसने उसे नहीं सुना, क्योंकि इस बार राक्षस आग की लपटों से बचाव करने की कोशिश भी नहीं करता।
लिन तय करता है कि वह ब्लैक फॉर्म का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वह उस चीज को वहां छोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ नहीं होता। कोशिश के बावजूद उसे डॉक्टर की बात अब भी याद है। अभी काला रूप लेने की ऊर्जा नहीं, इसलिए वह इससे लड़ नहीं सकता। तभी लिन को अचानक ख्याल आता है, शुरू से ही यह कुछ जाना पहचाना लगता है। राक्षस गर्मी को अवशोषित कर रहा था और डॉक्टर ने बताया था कि उसकी हाइशान अवस्था भी ऐसा ही करती थी। उसी पल उसे एक विचार आता है। तभी प्राणी जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे राक्षस उड़ जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में किले पर फिर से हमला हुआ था और एक क्रॉस के सामने वे आशा कर रहे थे कि किसी आत्मा को शांति मिल जाए। लीन वो देखता है कि वे 1 महीने से लोगों को खो रहे थे। उन्होंने सफेद कवचधारी लोगों से बचने के लिए अनगिनत बार जगह बदली थी, लेकिन वे हमेशा उन्हें ढूंढ ही लेते थे और चाहे वे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें लगातार भागते ही रहना पड़ता था। वह वोल्ट जो से कहता है, अब काफी। बूढ़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लिन वो भागना नहीं चाहता। फिर लड़ाई में समझता है वह सही था। वह वातावरण से ऊर्जा सोख सकता है, इसलिए लपटों की गर्मी भी सोख कर ऊर्जा बनी। पोज 1200 कर्ट पूछता है, अचानक अब लिन के सिंह क्यों हैं? युवक बदलते ही उसकी हाई शेफ काया उभरती है, मुट्ठी पूरी काली पड़ती है और वह सामने भयंकर दैत्य पर पूरी ताकत का सीधा गूंसा जड़ देता है। वोट खुद को हवा से बचाता है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक पंच में उसके दोस्त ने उस राक्षस को उड़ा दिया। लिंकट कॉबिन को फोन कर कहती है, ध्यान से सुनो, जो तुम मुझे पहले जानते थे अब बेकार है। आज सब कुछ अलग, मैं बदल गया हूँ, पहले जैसा नहीं। कॉर्बिन चौंक कर बोलता है, इस ड्रेस में तुम शानदार लग रहे हो, ये कहाँ से ली? सुनहरे बालों वाला मान चुका था कि वो दोस्त को राक्षस नहीं कह सकता, पर लिन इनकार करता है। फिर वह बात बदल कर कहता है, वह बड़ा आदमी खड़ा होगा, उससे निपटना मुश्किल। कितने मोलोटॉव्स बचे हैं पूछने पर ओट कहता है कि वह देखेगा। फिर अपना गिटार केस खोलता है और दिखाता है कि अभी भी काफी बचे हुए हैं, लेकिन घुंसे से राक्षस फिर होश में आकर दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। कॉर्बिन पूछता है, अब क्या करेंगे? भागेंगे क्या, या यही डटकर लड़ेंगे? अभी लिन अपने बीते हादसों की झलक में खोकर सोचता है, क्या उसे सचमुच भाग जाना चाहिए? युवक और अधिक दृढ़ निश्चय हो जाता है, यह तय करते हुए कि वह नहीं भागेगा क्योंकि भाग जाना चीजों को उबाऊ बना देगा। कॉर्बिन दोस्त को देखता, सोचता वह बहुत बदल गया और फिर उसे लिटिल ब्लैक उपनाम से पुकारता है। डीन सोचता है कि उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि भले ही उसमें पुनर्जीवित होने की क्षमता थी, फिर भी वह बहुत धीमा था। राक्षस के सिर पर पैर रखते हुए युवक अपना मुक्का मारने के लिए तैयार करता है, जिससे प्राणी के शरीर में कई छेद हो जाते हैं। लिंक पीछे हटकर एक पल के लिए दूर जाता है और कहता है कि अब कर्ट की बारी है। वह गेम गिटार केस में रखे सभी मोलोटोव फेंकता है, जिससे राक्षस के खिलाफ एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उसकी चर्बी ज्वलनशील थी, घाव पर्याप्त गहरा हो तो आग चर्बी जलाती, मगर वह कुछ ही देर में फिर दोबारा बन जाती। इसलिए लिन जलते हुए हाथ जोड़कर वार करता है। आग में भी डटा रहता है, क्योंकि वह सफेद कवच की जली चर्बी की गर्मी सोखता है और शत्रु के मांस खून से अपना लाभ बनाता है। उसकी राक्षसी देह की पीठ पर पंख उगते हैं और ऊर्जा ज्यादा ताकत से फैलती है। वह जोर से जमीन पर पैर पटकता है, तेज बढ़ते हुए रास्ते की हर चीज रौंद देता है। ऊर्जा फूटते ही लिन अपने पैर से टक्कर रोक लेता है। वह अपनी उंगली को उस प्राणी की ओर इशारा करता है और फिर उसके पास जाकर अपनी उंगली उसकी नाक पर रख देता है। संचालित ऊर्जा केवल एक स्पर्श से ही उस जीव की पूरी संरचना को नष्ट कर देती है। कॉर्बिन दूर से देखता है और पूछता है कि क्या वह साउंड बैरियर था, जबकि लिन ये सोचता है कि जब तक पूरा शरीर नष्ट हो जाता है तब तक सबसे मजबूत पुनरुत्पादक क्षमता भी बेकार है, पर वह कोट की बदौलत ही कर पाया। संदिग्ध लगे, फिर भी वाकई मददगार था। वह दोस्त को उठाकर पूछता है, ठीक हो? मन में सोचता भी है, दिखता ढीला ढाला है पर मूर्ख नहीं। कोट तंज करता है, इतने सभी क्यों? फिर पूछता है, या हम अब नीचे जाकर फिर वही करेंगे? ये सुनकर लीने को लगता है वह सचमुच कमरा 409 के अपार्टमेंट में घुसते ही कॉर्बिन चिल्लाता है। वह कहता है, अब समझ आया, वे बीज और पोषक घोल लेने आए थे। तो दोस्त से पूछता है, उसने खेती कब सीखी, ये सामान कहाँ से जुटाया और उसकी ताकतें उसे कब और कैसे मिली, ये योजना किसने बनाई, वो भी जाना। पर लीन मन में कहता है, ऐसा बेवकूफ मिला। पुनर्जन्म के बाद भी लीन की माला से एक आवाज उससे बात करना चाहती है। युवक अचानक चौंकता है। तभी कॉर्बिन पूछता है, इतनी कूल माला कहाँ मिली? वो झिड़क कर कहता है, चुप रहो, और उसकी नाक पर उंगलियां रख देता है। कॉर्बिन चिल्लाता है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, खून निकल रहा है। जो तभी पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? लिंक कहता है, यह हाथ संचार के लिए था और मैं बस कमरे तक ही पहुंच पाया। आज डॉक्टर घोषणा करते हैं कि उनके पास अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें गोदाम में कुछ पुरानी चीजें मिली हैं, जैसे यह पुराना रेडियो स्टेशन। उन्हें बागवानी के सामान भी मिले, जिन्हें गृहिणी शायद फूल लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। लीन ने पूछा कि क्या वही अच्छी खबर थी, और डॉक्टर बोलती रही क्योंकि उनके पास डॉक्टर के घर पर एक व्यक्तिगत अनुरोध था। लीन सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह फिर से इस जगह लौट आया है। कोटन कहता है, उस घटिया इमारत में भी लैब थी। दोस्त बोला, वो क्लिनिक था, पर आखिर कोटन ही सही साबित हुआ। कैप्सूल ढूंढते वक्त डॉक्टर को विशाल फ्लास्क देखकर झटका लगता है। वो पूछती है, ये किस काम का है, क्योंकि वह असली लगता है और कर्ट की बात सच हो सकती है।
शायद वह वाकई असल डॉक्टर भी नहीं। वह बायोहैजर्ड चेतावनी देखता है। सोचता है क्या डॉक्टर सफेद कवच पर शोध कर रही थी और जानना चाहता है कि डॉक्टर असल में कौन थी। कॉर्बन कंप्यूटर ऑन करता है। इन्हें पूछती है क्या कर रहे हो। उसके सिर पर थप्पड़ मारकर कहती है दूसरों के कंप्यूटर से छेड़छाड़ मत कभी करो। क्या हुआ अगर डॉक्टर की जरूरी फाइलें डिलीट हो गई। पर कोर्ट कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लिन को अचानक समझ आता है। वह जानकारी पर सोचकर कर्ट को निकलने कहती है। उसे चमचा बोलती है और इससे उसका दोस्त भड़क उठता है। लिन उसे काम की चीजें जुटाने को कहती है पर कॉर्बिन बोलता है मेरी गिटार को लात मत मार। वह कंप्यूटर पर बैठता है, शायद जरूरी सुराग मिल जाए। लिन आखिरकार कंप्यूटर पर जानकारी ढूंढ लेती है। अपनी छोटी उम्र की एक फोटो देखती है और नोट करती है कि वह तब ज्यादा शर्मीली थी। साथ ही अपनी गर्दन पर आईडी भी देखती है। युवक समझ जाता है कि डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहा था। केस का दरवाजा खुलता है। क्यों ने लिन का स्वागत किया कि वह लौट आया है। पूछता है कि सब कैसा रहा और कॉर्बन बताता है कि सब कुछ ठीक रहा, जबकि जो बातचीत सुन रहा है और दूर से लोगों को देख रहा है। लिन ने बताती है कि उसने कमरे में कुछ बीज इकट्ठा कर लिए थे क्योंकि सीमित मंजिलें ही उपलब्ध थी और दुर्भाग्यवश उसे सीधे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जबकि जो कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी बल्कि लॉ ने सप्लाई चुराई थी। फिर वह रुपए में मदद मांगता है पर बूढ़े जो के घायल होने से लिन मना कर देती है। जो कहती है उसे वनस्पति और जैव रसायन की थोड़ी समझ है, वह काम आएगी। ले से पूछती है क्या उसे शक है। युवक सहमति देता है और डॉक्टर को शक से देखता है। कट बोल उठता है कि वह भी मदद करेगा, बस सबकी नजरें देखकर पीछे हट जाता है। लिन उसे कहती है मैगी के साथ बच्चों वाली मेज पर जाओ, तुम मदद नहीं कर रहे अभी, बाकियों से अलग होकर। जो पूछता है कि उसने पहले क्या मांगा था। लिन ने फ्लास्क दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इसी की बात कर रही थी, पर जैसे ही वह महिला उसे लेने को हाथ बढ़ाती है वो पीछे हटकर कहता है ठहरो, जरा रुको, एक बात तो सुनो, पहले बताओ बिना कुछ समझाए क्यों ले रही हो। उसे जानना है कि जवाब कौन है। कमाल वही निकली। मुस्कुराकर जो पूछता है। लिन उसके चेहरे के भाव को देखता है और पूछता है कि क्या डॉक्टर ने यह जानबूझकर किया था। जाओ चुप रहती है, अपनी मुस्कान बनाए रखती है। युवक सोचता है कि क्या कैप्सूल सिर्फ उसे उसके घर लुभाने के लिए एक चारा था। पूर्व जैव रासायनिक विभाग एजेंट जो शुया क्या योजना बना रही थी, ये जानने की इच्छा से जो फ्लास्क पकड़ लेता है और कहता है कि उसने आधा सही समझा क्योंकि यह वे नहीं थे बल्कि मानवता के अस्तित्व की कुंजी थी। वह पूछती है क्या उसे याद है कि वह कब है शान बना, क्योंकि वह राक्षसों जैसा दिखता था और उसे लगता है कि उसका उनसे नाता है। यह अंग इस शक को पक्का करता है। उस हाल में भी वह गर्मी सोखता रहा, जैसे बिल्कुल उसी तरह के साथ हुआ था। युवक पूछता है कि इसका जीवित रहने की कुंजी से क्या संबंध है और उसने अपनी पहचान क्यों उजागर की। जो अपने टेस्ट सब्जेक्ट से कहता है चिंता मत करो, खाना हो या ऊर्जा जमा करनी हो, बाहर वाली माँ का सामना करने से पहले हमें खेती की समस्या फौरन सुलझानी है तभी। और अगर वह गलत नहीं है तो शायद हाइड्रोपोनिक टैंक बनाते वक्त उसने रेड लिमिट स्टेट से पौधों की बढ़त तेज करने का सोचा था। मतलब सबकी कुंजी लिंक का रेड लिमिट में जाना था, मगर उसके पास लड़ने जितनी ऊर्जा भी नहीं थी। उस स्तर तक पहुंचना तो दूर, मान लो वह आसपास की गर्मी सूख भी ले फिर भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके भंडारण अंग अभी तक पर्याप्त दक्ष नहीं थे। इसलिए बस एक इंजेक्शन, अगर वह ये अंग जोड़ दे तो उनका अवशोषण तंत्र ज्यादा प्रभावी होगा, जिससे लिन मोरेड लिमिट में सीधे जा सकेगा। लिन रुककर सोचता है पर जू फ्लास्क उसके पेट पर दबाकर कहती है कि बचने के लिए उसे इसे अपने भीतर घुसाना होगा तुरंत, वरना वह मर जाएगा। युवक पूछता है कि क्या कोई अस्वीकृति प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन काली नसें फ्लास्क पर फैलने लगती हैं। जो पूछता है कि वह क्या है, फिर वे नसें एक चेहरा और एक जबरदस्त शक्ति का रूप ले लेती हैं। लिन वो भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है। सोच रहा है कि कहीं ब्लैक फ्योरी को व्हाइट आर्मर के मांस का टुकड़ा तो नहीं चाहिए। फ्लास्क जमीन पर टूटता है और चीचू कहता है कि युवक का शरीर अब नहीं रुक सकता। वह रेड लिमिट में जाता, गिर पड़ता, तभी उसकी पीठ से एक प्राणी बाहर निकल आता। डॉक्टर सोचता है उसकी ताकत का स्रोत क्या परजीवी है और जानना चाहता है कि इतनी बड़ी चीज उसने अपने शरीर में कैसे समाई। लिन बस चुपचाप मुस्कुराता है। रेड लिमिट अवस्था में पौधा ढूंढने का वक्त था। वह कहता है पौधे खुद पकती हैं और शेल्फ स्टरलाइज होकर हरे शैवाल से साफ थी, बस कुछ चीजें कम थी। तभी उसे ऊपर वाली शेल्फ से आवाज आती है। मैगी पौधे को छूकर पूछती है इतना नन्हा क्या है, क्योंकि यह बिल्कुल हथेली जितना है। लिन बताता है यह लेट्यूस का नन्हा पौधा है। लड़की पूछती है सीडलिंग क्या होती है। युवक समझाता है ये बेबी लेट्यूस है, जैसे छोटी मैगी। पर वह कहती है, फिर वह पूछती है लेट्यूस क्या होता है। डोरोथी आती है, कहती है ये हरी सब्जी है और मेरा पसंदीदा बर्गर। तब मैगी पूछती है क्या पापा लौटे तो मम्मी मुझे बर्गर खाने ले जाएं बस। डोरोथी पिता की बात छेड़ती है, पर कर्ट लिन के पीछे आकर उसे बेखबर कह देता है कि उसके पिता चले गए। सुन युवक सन्न रह जाता है, लेकिन वह जल्दी से डोरोथी की सोच की दिशा को रोक देता है और कॉर्बन की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वह ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के बीज लाया है। कॉर्बन ने जवाब दिया कि उसने लाए हैं, और लीन ने आगे पूछा कि क्या टमाटर और खीरे के बीज भी लाए हैं ताकि बर्गर बनाया जा सके। फिर उन्होंने छोटी मैगी से पूछा कि क्या वह बर्गर खाना चाहेंगी, क्योंकि वे तभी खाएंगे जब छोटी सलाद बड़ी हो जाएगी।
मैगी पूछती है कि इसमें कितना समय लगेगा। लिन समझाते हैं कि अगर वे प्राचीन ग्रीस में होते तो वे कृषि के देवता होते और उनके साथ पौधे बहुत तेजी से बढ़ते। फिर मैगी चिल्लाती है कि यह तो शानदार है। डोरोथी लड़कों को धन्यवाद देती है और लिन अपना परिचय देते हैं कि वे अपार्टमेंट 409 से हैं। महिला कहती है कि वे इस स्थिति में फंसे हुए हैं और अगर वे कम से कम पौधों को जल्दी बढ़ा सकते तो उन्हें ठंड या भूख से नहीं जूझना पड़ता। कोट कहता है कि उसका दोस्त बहुत प्रतिभाशाली है और मजाक नहीं कर रहा था, पर लिन उसकी ताकतें बताने से पहले ही उसे रोककर खींच ले जाती है और कहती है कुछ मत बोलो, जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। फिर कड्डी पूछता है आखिर क्यों। लिन उसे पूछने से मना करता है। उसे याद आता है कि झाओ ने बताया था कि उसने सीक्रेट सर्विस में रहते हुए फील्ड प्रोजेक्ट में आग पर काम किया था। कार्यक्रम का सुरक्षा स्तर उच्च था और इसमें शामिल विभाग आपस में भी गोपनीय थे, लेकिन उसने विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने में सफलता पाई। एनएसपी देश की रक्षा करता रहा और एक सुनियोजित परियोजना में ड्रग्स, ब्रेन वॉशिंग, हिप्नोसिस से नागरिकों में एजेंट चुपचाप घुसाए गए ताकि मानव मॉनिटर बनाए जाएं। उसे नहीं पता था एनएसपी पंगु है या नहीं, या उनमें एनएसपी मॉनिटर हैं, पर उन्हें उसके बारे में पता चला तो कुछ अच्छा नहीं। ये तय था, जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। लिन बोला उपाय है, कट के सिर पर मार दिया और फिर डोरोथी को साथ लेकर चला जाता है। कहता है चिंता मत करो, लिन खेती का देवता है। युवक किसी को ढूंढते हुए चारों ओर देखता है, फिर समझता है कि वह अकेला है। वह पौधों की ओर हाथ तानता है, तय करता है कि आंखें बंद कर तीव्र ध्यान लगाएगा, फिर रेट लिमिट चालू करेगा। पर कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था और दृश्य लाइव प्रसारित हो रहा था। एक सैटेलाइट बीप करता है। संचार पूछता है क्या लिंक फिर से बहाल हुआ। फिर तुरंत सिस्टम रिस्टार्ट कर सैटेलाइट जोड़ते हैं ताकि आकाश में कुछ भी मिले उसे खोज सके। लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र जमी हुई थी और उन्हें स्थल उपकरण का पता लगाने के लिए जमीनी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। साथ ही उपलब्ध केवल 3 ड्रोन को सक्रिय करना होगा, लेकिन ठंड में बैटरियां जल्दी खत्म होती, इसलिए उन्हें खोने से पहले जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटानी थी। एक कर्मचारी पूछता है कि उसका वरिष्ठ क्या ढूंढ रहा था और वह जवाब देता है कि वह कुछ भी उपयोगी खोज रहा था। वह लड़कों से कहती है कि वे नीचे रहें, क्योंकि किस्मत अच्छी रही तो उन्हें किसी जीवित बचे हुए या बचाव दल का कोई संकेत मिल सकता है। एक कहता है उसकी ओर कुछ खास नहीं। इमारत पर विन दिखते ही सबको रुकने को कहता है। खुद पास जाने लगता। पास आते ही विन सिग्नल पर छा जाते हैं और ड्रोन तुरंत ढेर हो जाता है। माँ खून से सनाहत उठाती है। ड्रोन पूछते हैं ये क्या था और रिकॉर्ड करने लगते हैं, पर जीव अपने चारों ओर की नसें खींचता है। ढांचे के भीतर से एक अंग निकलता है, पूरा भवन, लिन का कमरा भी। अचानक कांप उठता है। वो सोचता है क्या सचमुच भूकंप आया। वो झाओ के पास जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उसे बाहर देखने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके पास समय कम था। तभी एक विशाल आंख वाला प्राणी खिड़की से घूमता हुआ दिखाई देता है। झाओ समझ आता है कि यही वह था जिसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया था। प्राणी बस पूछता है वह कहाँ है, और अनजाने में लिन की शक्ति जाग जाती है। वह जानना चाहता है कि उसका सिर कहाँ है। शक्ति चलाने को वह हाथ बढ़ाता है। तभी कट दोनों के पास आकर पूछता है क्या हो रहा है। उसके हाथ की ऊर्जा से फिर बिजली कड़कने लगती है। फिर लिन सबको झुकने चिल्लाता है और राक्षस अपनी शक्ति से इमारत का बड़ा हिस्सा उड़ा देता है। लिन अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि खुद को उस शक्ति से बचा सके। फिर उन्हें खोलकर बगल में देखता है। वह झाओ को थामे हुए सोचता है कि बाल बाल बचे, और पूछता है कि क्या बिल्डिंग डॉक्टर ठीक है। वह हाँ कहती है और टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछती है, क्योंकि वे पास थे और उसे उसकी धड़कन तेज लगी। लिन झट से दूर हटती है, बोलती है सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, पर चैन नहीं, क्योंकि वह प्राणी उन्हें सीधे घूर रहा था। लिन सोचता है कि वे टुकड़े हवा में क्यों लटके हुए थे, क्या वह बिजली थी या चुंबकत्व। इस पर सवाल उठाता है। बच्चा फिर ताकत दिखाता है। बिजलीदार पत्थर आगे दागकर इमारत के पास एक और धमाका कर देता है। मैगी को पकड़े डोरोथी बचती है। कट झुंझलाकर पूछता है आखिर चल क्या रहा है। पूरी बकवास है, वह चिल्लाता है। पूछता है कि क्या लिन ठीक है, लेकिन उसे केवल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी संरचना मिलती है। कोड गाली देता है, लेकिन फिर उसे नीचे से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि डरना मत। वह डॉक्टर थी जो एक खंभे पर फंस गई थी और मदद के लिए हाथ मांग रही थी। कट उसे उठाकर पूछता है लिन कहाँ है। डॉक्टर बताने लगता है कि वे कहाँ थे। तभी प्राणी हमला कर देता है। सब दौड़ पड़ते हैं। डोरोथी चिल्लाती है भागो, और बिन से पूछता है ये क्या था। फिर वह प्राणी सुस्त पड़